हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथ ही आज हम करने वाले हैं एमपी टेट, एच टेट, झारखंड टेट 2024 पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। और साथियों, यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको क्लास के तुरंत बाद निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, तो आज का मोटिवेशनल थीम है मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो साथियों, मेहनत कम मत होने देना, परिश्रम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। आज के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कुछ प्रश्न आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, तो सेशन को लास्ट तक ज्वाइन जरूर करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम सभी प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो प्रोटीन निर्माण का स्थल का नाम क्या है? बात करता है प्रोटीन निर्माण स्थल का नाम क्या है, तो क्या नाम है बताइएगा। क्या कोशिका भित्ति हो जाता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी काय होता है, या प्लास्टिड होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। देखो, प्रोटीन निर्माण का स्थल का नाम क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यह होता है राइबोसोम में। कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। देखो, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुक्त कणों के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के खुरदरे और अंतर्द्रव्यी जालिका की तरह सतह से जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं ये, देखो, यूकैरियोटिक कोशिका के खुरदरे अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह से भी जुड़े होते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। वे प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्ल से प्रोटीन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। कहाँ से उत्पादन करते हैं, तो यह अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, राइबोसोम। ठीक है, याद रखेंगे, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। वे प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, तो प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में राइबोसोम क्या करते हैं, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, सेशन को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी प्रश्नों को हम एक एक करके विश्लेषण के साथ सॉल्व करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर ज्वाइन करें। चलते हैं आगे, लास्ट में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो 1 लाइनर हैं, जिनके उत्तर हम एक लाइन में देखने वाले हैं, कम समय में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ऐसे जीव, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइएगा। क्या नहीं होती, कोशिका केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, यूकैरियोटिक कहते हैं, अकेशेरुकी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और कशेरुकी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसे, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राकेंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकेंद्रक। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे, प्राकेंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकेंद्रक। ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकेंद्रक कहते हैं। ठीक है, याद रख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। अपनी कोशिका में नाभिक या अन्य कोशिकाओं रहित जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, अपनी कोशिका में नाभिक या अन्य कोशिका रहित जीव होते हैं। जी, कैसे जीव होते हैं, अन्य कोशिका रहित जीव होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्राकेंद्रक बोलते हैं। याद रख लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है? इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है, तो टेलीफेज को जाना जाता है, टेलोफेज, अर्धसूत्री विभाजन को जाना जाता है, प्रोफेज को जाना जाता है, और समसूत्री विभाजन को जाना जाता है।
तो किसकी बात कर रहा है? कोशिका विभाजन को न्यूनीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन बोला जाता है। यानी ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा घटक वाष्प उत्सर्जन में होने वाली जल हानि को रोकता है? तो वाष्प उत्सर्जन में जल हानि को होने वाली घटना को कौन रोकता है? जल्दी से बताइएगा। तो रोकता है, कौन रोकता है? गौण कोशिकाएं रोकती हैं क्या? ट्राइक्रोम्स रोकती हैं क्या? वाहम त्वची कोशिकाएं रोकती हैं क्या? रक्षक कोशिकाएं रोकती हैं। तो कौन रोकता है? जल्दी से बताइएगा। तो ट्राइकोम्स रोकती है। कौन रोकते हैं? ट्राइकोम्स, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्राइकोम्स बोलते हैं। याद रख लेंगे आप अच्छे से। तो ट्राइकोम्स बोलते हैं, जिसे क्या करते हैं? वाष्प उत्सर्जन से होने वाली जल की हानि होती है, वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पौधों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो पौधों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है, उसे रोकने का काम कौन करते हैं? तो उसे रोकने का काम करते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, याद रख लेंगे अच्छे से। कौन करता है? तो ट्राइकोम्स करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। तो ट्राइक्रोम प्रकार व्यक्तिगत ट्राइकोम की विशिष्ट सूक्ष्म संरचना को संदर्भित करता है और पौधे की शारीरिक दायरे में आ सकता है। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और एक व्यवस्थित रूप से मूल्यवान चरित्र का गठन करता है। ट्राइकोम प्रकार बेसिस्टर संबंध हो सकते हैं, लेकिन बेसिस्टर ट्राइक्रोम में द्रव्यमान की स्थूल उपस्थिति संदर्भित करता है। ट्राइक्रोम प्रकार प्रति ट्राइक्रोम कोशिका की संख्या का आकलन कर सकता है। ठीक है, तो यह वाष्पोत्सर्जन की दर को रोकने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को रोकने में कौन मदद करता है? तो ट्राइकोम मदद करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मृदा में पौधे उगाने के लिए डैश का होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? आपको इसमें आज नए प्रश्न कुछ देखने को मिलेंगे, तो सेशन को स्किप नहीं करना है। और लास्ट में आपको मैं कई अच्छे प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बार बार आने वाले प्रश्न हैं, जो कि मैं लास्ट में आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन करें। मृदा में पौधे उगाने के लिए डैश का होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। किसका होना आवश्यक है? जल्दी से बताइएगा। तो नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। देखो, जब पौधे उगाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। यानी ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। देखो, पादपों की वृद्धि के लिए मृदा में नाइट्रोजन आवश्यक है। नाइट्रोजन क्या है? आवश्यक है। पादपों की वृद्धि में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है। सभी पादप कोशिकाओं में पादप प्रोटीन, हार्मोन और पर्णहरित में पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा के नाइट्रोजन का एक स्रोत है। कुछ पादप जैसे फलियां अपनी मूलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो पादपों की वृद्धि के लिए मृदा में नाइट्रोजन का होना क्या है? आवश्यक है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वे पौधे जिनमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते, वे पौधे जिनमें क्या होते हैं? बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते, कहलाते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरियोफाइट और ब्रायोफाइट। तो क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। यानी 2 राइट आंसर हो जाएगा। वे पौधे जिनमें बीज नहीं होते, क्या नहीं होते? बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता। बीज तो होता है लेकिन क्या नहीं होता? फल नहीं होता है। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। याद रख लेंगे। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर 2 हो जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म पौधा एक समूह है जिसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते। जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है आया है। किससे आया है? जिम्नो से आया है, जिसका अर्थ है नग्न, और स्पर्म, जिसका अर्थ क्या होता है? नग्न स्पर्म। ठीक है, यानी बीज होता है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन फूलों के खिलने में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो फूलों के खिलने में मदद करता है? फ्लोरिजन है, साइटोकाइनिन है, गिबरेलिन है, ऑक्सिन है। कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाता है? इसे होता है फ्लोरिजन। क्या बोलते हैं इसे? फ्लोरिजन। ठीक है, जो कि फूलों के खिलने में क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है? फ्लोरिजन करता है। याद रख लेंगे, फ्लोरिजन फूलों के खिलने में क्या करता है? मदद करता है। अगला प्रश्न है, तो फ्लोरिजन के बारे में जान लेते हैं। फ्लोरिजन पादप हार्मोन है जो पौधे के खिलने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, चलते हैं। यह प्रोटीन है, यह एक प्रोटीन है जो पौधों में कई प्रकार के कार्य करने में फ्लोरिजन का उत्पादन और
और आगमनात्मक दिनों में लंबाई संदीप्त करने में, पुष्प का विकास करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसे भी आप जैसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी हो जाती है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, फ्रेयॉन हो जाती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, CH4 यानी मीथेन हो जाती है। तो कौन सी होती है, जल्दी से बताइएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। देखो, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। किसमें? जो प्राथमिक गैसें हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव की प्राथमिक गैसें कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है हमारी, मीथेन हो जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाती है। ठीक है, ये सब शामिल है। इसमें सर्वाधिक किसका योगदान रहता है? तो सर्वाधिक योगदान रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सर्वाधिक क्या है? योगदान रहता है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। देखो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। किसके क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है। प्रश्न आ जाता है, ओजोन क्षरण किस गैस के कारण होता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। फ्रेयॉन के बारे में बात करते हैं। यह एक ट्रेडमार्क नाम है जिसका उपयोग CFC के लिए किया जाता है, औद्योगिक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, CH4 मीथेन गैस को लोकप्रिय रूप से बायोगैस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो बायोगैस के रूप में जाना जाता है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी माना जाता है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? जब भी कोई ऐसा प्रश्न आता है, टफ लैंग्वेज होती है जिसकी, तो उस टाइम आपको धैर्य बनाए रखना है और शांति से क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है सभी प्रश्न एक ही तरह के होंगे। कुछ प्रश्न अच्छे लेवल के भी मिल जाते हैं, तो कुछ नॉर्मल प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक सेशन को जरूर देखिएगा, इसके करके बिल्कुल नहीं जाना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी आगे आपको देखने को अभी मिलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो ऑप्शन है ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक प्रदूषक की बात की जा रही है, तो क्या हो जाता है? ओजोन हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा का कारण है? बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। तो अम्लीय वर्षा का कौन कारण है, बताइएगा। जल प्रदूषण हो जाता है क्या? ध्वनि प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। यदि अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वायु प्रदूषित होगी। तो वायु प्रदूषित होगी तो क्या हो जाएगा? जो अम्लीय वर्षा का कारण हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है? 4 आंसर हो जाता है, वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो कौन सा निम्नीकरणीय प्रदूषक है? पारा है, लेस धातु है, इस्पात है, घरेलू वैध मल है। तो कौन सा हो जाएगा निम्नीकरणीय? तो घरेलू, घर से जो निकला हुआ मल अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कैसा होता है? तो निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है। यानी ऑप्शन हमारा 4 राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डैश के भाग का निर्माण करता है? तो कौन करता है? बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान, कालीबाग संरक्षित क्षेत्र, अन्नामलाई बाघ संरक्षित क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो कौन सा करता है? तो बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। ठीक है, क्या है? भाग है। तो यह कर्नाटक के 2 जिलों मैसूर और चामराजनगर में, ठीक है, मिलने को देखने को आपको मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु और केरल राज्य के, ठीक है, तीनों राज्यों पर मिल जाता है। ठीक है, कहाँ पर मिलता है? तीनों राज्य। कौन कौन से? तो हमारा कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिल और केरल। ठीक है, ये तीनों राज्यों में देखने को आपको मिलेगा। बांदीपुर बाघ संरक्षित और राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? कर्नाटक में भी है, तमिल में है, केरल में, तीनों राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं
त्रिजंक्शन क्षेत्र, क्या बोलते हैं, त्रिजंक्शन क्षेत्र भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, तो त्रिजंक्शन क्षेत्र बोलते हैं। बांदीपुर बाघ संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोलते हैं, त्रिजंक्शन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये केरल राज्य में भी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा और कर्नाटक के 2 जिले मैसूर और चामराजनगर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पिन वैली कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, बताइएगा। तो पिन वैली की बात करते हैं, तो पिन वैली अपना कहाँ पर है? ये तो पिन वैली हो जाता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर हो जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी हमारी कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर हो जाती है? तो फूलों की घाटी को कहाँ पर देखते हैं? उत्तराखंड में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? तो उत्तराखंड में क्या रहती है? तो फूलों की घाटी। ठीक है, याद रख लेंगे इसे, फूलों की घाटी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, CITES अंतर्राष्ट्रीय संधि किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? CITES अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपके लिए नया प्रश्न होने वाला है। तो वायु प्रदूषण से संबंधित है, जल प्रदूषण से संबंधित है, संकटापन्न पौधे और जानवरों से संरक्षण से, इनमें से कोई नहीं। तो यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का प्रश्न नंबर 3 राइट आंसर हो जाता है। यानी संकटापन्न पौधे और जानवरों का संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संकटापन्न पौधे और जानवरों का संरक्षण, CITES, इसे याद रख लेंगे, CITES। ठीक है, IUCN के बारे में आपको पता ही होगा। IUCN जो किससे संबंधित है? संकटापन्न पौधे और जानवरों के संरक्षण से संबंधित है। वहीं CITES अंतर्राष्ट्रीय संधि वो भी इसी से संबंधित है। कौन सी संधि है ये? अंतर्राष्ट्रीय संधि। इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? CITES। ठीक है, यह है। ठीक है, वन्य जीव की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए मार्च 1973 में वन्य जीव और वनस्पति लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? CITES पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? तो मार्च 1973 में किए गए थे। ठीक है, CITES की परिकल्पना 1963 में IUCN के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बैठक में की गई थी। कब की गई थी? तो 1963 में की गई थी। IUCN जो वन्यजीव वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे। 1975 में लागू हुआ और नियमों को लागू करने में 183 देशों ने क्या लिया? इसमें भाग लिया। इसको भी आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कितने देशों ने इसमें भाग लिया तो शामिल हुए? तो ICTES में नियम में कितने देश शामिल हुए? तो 183 देश इसमें शामिल हुए। कितने देश शामिल हुए थे? तो 183 देश शामिल हुए। ठीक है, यह IUCN से संबंधित है। ठीक है, कौन? CITES। तो प्रश्न आपके लिए इस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है कि CITES की परिकल्पना किससे संबंधित है? तो आप बताओगे वन्य जीव लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे संबंधित है? तो संकटापन्न पौधे और जानवरों के संरक्षण से संबंधित है। यानी ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है बताइएगा। वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, जलवायु परिवर्तन से और जल प्रदूषण से, किससे संबंधित हो जाएगा? ये प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा संबंधित हो जाता है ग्रीन हाउस गैस से। किससे संबंधित हो जाता है? तो प्रश्न नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाता है। यानी ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। भारत में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? जल्दी से बताइएगा। तो 10 हो जाएंगे क्या? 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं या 25 हो जाते हैं? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भारत में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यह हो जाती है हमारी 18। कितनी हो जाती है? तो 18 हो जाती है। ठीक है, कितने हैं? तो 18 है। याद रखेंगे अच्छे से। प्रश्न आपके सामने देखो, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं? 18 हैं।
कौन कौन से हैं, सॉरी, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। शीत मरुस्थल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी हमारा उत्तराखंड में हो जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में हो जाता है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। मानस हमारा असम में हो जाता है। डिगबू हमारा असम में हो जाता है। नौकरेका मेघालय में हो जाता है। पन्ना कहाँ पर है, पन्ना हमारा मध्य प्रदेश में है, हमारा अपना मध्य प्रदेश। पचमढ़ी कहाँ पर हो जाता है, तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में हो जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो जाता है। कच्छ हमारा कहाँ पर हो जाता है, गुजरात में हो जाता है। सिमलीपाल उड़ीसा में हो जाता है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में हो जाता है। सुंदरबन को अच्छे से याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। शेषांचल आंध्र प्रदेश में हो जाता है। शेषांचल भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। शेषांचल कहाँ पर हो जाता है हमारा, तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। अगस्तमाला कर्नाटक तमिलनाडु केरल यानी तीनों राज्य में हो जाती है। कौन सी, अगस्तमाला कर्नाटक तमिलनाडु केरल यानी तीनों राज्यों की स्टेट पर हो जाती है, ठीक है। नीलगिरी तमिलनाडु और केरल में हो जाता है। नीलगिरी कहाँ पर हो जाता है, तो तमिलनाडु केरल की जो सीमा है उस पर बना है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व है ये। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये भी है एक, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से याद रख लेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में हो जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मानस कहाँ पर हो जाता है, तुम्हारा असम में हो जाता है, ठीक है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में हो जाती है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में हो जाते हैं। इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बार बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परतंत्र पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। कौन सा कृत्रिम पूछा है, कौन सा पूछा है, कृत्रिम। एक बांध का जलाशय, ऑप्शन 2 धान का खेत, ऑप्शन 3 है वन, ऑप्शन 4 है उद्यान। तो बात करते हैं कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। तो मानव द्वारा निर्मित कौन सा नहीं है, देखो, एक बांध का जलाशय, बांध का निर्माण मानव द्वारा किया गया है, ठीक है। मानव ने ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बांधों का क्या किया है, निर्माण किया है, ठीक है। धान का खेत यानी धान का खेत किस मानव के द्वारा फसल लगाई जाती है, धान के खेत में किसके द्वारा फसल लगाई जाती है, तो मानव के द्वारा लगाई जाती है। ये कैसा हो जाता है, ये कृत्रिम होता है, ठीक है। यदि मानव धान के खेत में फसल नहीं लगाएगा तो धान की फसल होगी, नहीं होगी। ये किसके द्वारा होता है, तो मानव द्वारा होता है, ठीक है, याद रख लेंगे इसको भी। उद्यान, तो उद्यान किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। वन क्षेत्र हैं, ये क्या है, प्राकृतिक हैं। ये कैसे हैं, ये प्राकृतिक हैं, ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ मानते हैं मानव के द्वारा कुछ वनों का निर्माण किया जाता है, यानी कुछ उद्यान बनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें उद्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्यान बोलते हैं, लेकिन वन नहीं बोलेंगे। वन क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। वन कैसे पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो कि मानव ने निर्मित नहीं की है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, वन हो जाएगा। देखो, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है तो क्या नहीं है, वन नहीं होंगे, ठीक है। कृत्रिम, धान का खेत है, मानव द्वारा निर्मित है। एक बांध का जलाशय है, ये मानव द्वारा निर्मित है। उद्यान यानी मानव के द्वारा ही उद्यान बनाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये प्रश्न आपके लिए नया प्रश्न हो जाता है। कासा, KASA किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, जल्दी से बताइएगा। जापान की है, दक्षिण कोरिया की है, चीन की है, वियतनाम की है, किसकी है, यह हो जाती है हमारी दक्षिण कोरिया की। किसकी हो जाती है, ऑप्शन हमारा 2 राइट आंसर हो जाता है। कहाँ की है, तो दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है, यानी अंतरिक्ष एजेंसी है। किसकी है, तो यह दक्षिण कोरिया की है। कौन सी, KASA, कासा, इसे याद रखेंगे। कासा कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है, याद रख लेंगे इसे, ठीक है। कासा या कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये कहाँ की है, ये दक्षिण कोरिया की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। इस एजेंसी की स्थापना दक्षिण कोरिया के एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास के नेतृत्व में करने के लिए की गई। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, जल्दी से बताइएगा। सैफाली शरण को नियुक्त किया गया, राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया, मनीष देसाई को नियुक्त किया गया। जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो, किसके बारे में बात कर रहे हैं,
प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और यह जितनी भी आगामी परीक्षा आने वाली है उन सभी में पूछा जाने वाला यह प्रश्न बन जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो शेफाली शरण हो जाएगा, राजेश मल्होत्रा है, धीरेन्द्र ओझा है और मनीष देसाई है। तो धीरेन्द्र ओझा जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो धीरेन्द्र ओझा जी हो जाते हैं। ठीक है, देखो धीरेन्द्र ओझा को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। पत्र सूचना यानी प्रेस सूचना कार्यालय का कौन नियुक्त किया गया? तो महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसको? तो धीरेन्द्र ओझा को। इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, धीरेन्द्र ओझा, श्री ओझा शेफाली शरण का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? जो ओझा जी हैं धीरेन्द्र ओझा जी, किसका? शेफाली शरण को हटा करके धीरेन्द्र ओझा को महानिदेशक नियुक्त किया जाना है। ठीक है, श्री ओझा की नियुक्ति सूचना एवं जनसंपर्क क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषताओं को दर्शाती हैं। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना है। चलते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितना मीटर आगे निकल गया? तो कितना मीटर आगे निकला था? देखो पेरिस ओलंपिक जो अभी हुआ था हमारा 2024 में भाला फेंक में, जो फाइनल हुआ था, तो अरशद कहाँ के हैं? ये अरशद हमारे पाकिस्तान के हो जाते हैं। कहाँ के हो जाते हैं? अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा से सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितना मीटर आगे निकल गया? प्रश्न है, जो नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो किया था उससे अशरद नदीम का थ्रो कितना आगे निकल गया? तो 270 मीटर, 310 मीटर, 297 मीटर, 2.70 मीटर, 3.10 मीटर, 2.97 मीटर और 3.52 मीटर। तो कितना मीटर आगे निकल गया? देखो जब एग्जामिनर को घुमाना होता है तो इस तरह के प्रश्नों को वो लेकर के आपके लिए आता है। तो हमें सभी तरह के प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट रखना है। ठीक है, किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए हम मुंह के नहीं खाने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3.52 मीटर आगे भाला फेंका था। ठीक है, कितना आगे फेंका था? 3.52 मीटर आगे भाला फेंका था। ठीक है, देखो पाकिस्तान के अशरद नदीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इन्होंने 92.97 मीटर का थ्रो किया था। कितना किया था? तो 92.97 मीटर का थ्रो किया था। भारत के नीरज चोपड़ा ने किया था 89 कितना किया था? तो 89.45 मीटर का थ्रो फेंका था। इन्होंने अपने पहले प्रयास में क्या रजत पदक जीता? कौन सा पदक मिला इन्हें? रजत पदक प्राप्त हुआ। किसको? नीरज चोपड़ा जी को। कौन सा पदक जीता इन्होंने? तो रजत पदक जीता। याद रखेंगे। अशरद नदीम के थ्रो और नीरज चोपड़ा के थ्रो में कितना अंतर है? तो 3.52 मीटर का कितना अंतर था? कितना अंतर था? 3.52 मीटर का अंतर था। ठीक है, यह जीत ओलंपिक यानी जो पाकिस्तान के हैं, कहाँ के हैं? अशरद नदीम कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। देखो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने स्वर्ण पदक के साथ एक ओलंपिक रजत पदक भी जीता। 2020 की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो, कौन से? टोक्यो में जो ओलंपिक हुए थे ना 2020 में, उसमें स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, एक ओलंपिक रजत पदक भी जीता था। ठीक है, इसको भी आपको याद रख लेना है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर। दोस्तों एक नज़र में टॉप प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम जल्दी से करते हुए सेशन को लास्ट तक खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल हो जाता है लद्दाख। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कहाँ हो जाता है? लद्दाख हो जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है थार, यानी थार का मरुस्थल हो जाता है। कौन सा मरुस्थल हो जाता है? इन थार का मरुस्थल हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका में है। कहाँ पर है? सहारा हो जाता है। विश्व की बात करते हैं, कहाँ की बात कर रहा है? ये विश्व लेवल की बात कर रहा है। ये हम भारत की बात की थी। हम कहाँ की बात की थी? तो भारत की बात की थी। अब विश्व की बात करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। पीडीएफ के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको पीडीएफ निःशुल्क मिल जाती है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है आटाकामा।
कौन सा है? आटाकामा है, चिली पेरू में पाया जाता है। कहाँ पर है? चिली पेरू में है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, बात करते हैं विश्व के ठंडे मरुस्थल की, तो गोबी हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो गोबी। गोबी को याद रखेंगे, चीन मंगोलिया में है। कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, याद रख लेंगे, चीन मंगोलिया में है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, तो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला मरुस्थल थार कहाँ पर है? भारत में है ये हमारा। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? देखो, प्रमुख कृषि संस्थान जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, वो पूछे भी जाते हैं, जो कि एमपी टेट, एचटीआर, झारखंड टेट में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता ही मिलता है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। कहाँ पर है? कटक में है। केंद्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ हो जाता है तुम्हारा। कहाँ पर हो जाती है? तो लखनऊ हो जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाती है? हमारी मैसूर में हो जाती है। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाती है? हमारी लखनऊ हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? लखनऊ। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है इन सब चीज़ों को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, एक नज़र में टॉप प्रश्न देखने वाले हैं हम। तो शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य, शास्त्रीय नृत्य और उनके राज्य। देखो, सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह के लिए एडिशनल जानकारी ऐड करके प्रश्नों को सॉल्व करवाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह कहाँ का हो जाता है? तो तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे। कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिशा का ओडिसी है। कौन सा है? ओडिशा का कौन सा है? ओडिसी है। ओडिशा, ओडिसी, ओडिशा, ओडिसी। कथकली, कथकली कहाँ चली? केरल चली, केरल चली। इसको आप याद रखेंगे। कथकली, कथकली कहाँ चली? केरल चली, केरल चली है, याद रख लेंगे। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम क्या है? केरल है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। कथक कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? तो कथक तुम्हारा हो जाता है उत्तर प्रदेश का। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, तो साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें जरूर, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।